नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत स्टैटिस्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स जीके भी देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए आज की हम करंट सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित। भारत के राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। एससीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पेरू में 4000 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष मिले। उत्तर प्रदेश के 35 सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित किए जाएंगे। गत 5 जुलाई 2024 को घटित हुई ऑफशोर की घटना। तो इन सुर्खियों पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे सम्मानित किया गया है। जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल नाम है इस अवार्ड का। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में रूस की यात्रा पे हैं और वहीं पे ये सम्मान उनको दिया गया। जो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो 22वां सत्र चल रहा है इस समय, भारत रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन का 22वां, उसी की आधिकारिक यात्रा पे रूस में हैं ये नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं और वहीं पे इनको सम्मान दिया गया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने उदयगिरी की गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था एक राजा खारवेल के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था जैन भिक्षुओं के लिए इनका निर्माण कराया गया था। जो राजा खारवेल थे ये मेघवाहन वंश के राजा थे। मेघवाहन वंश का इनका वंश जो था मेघवाहन वंश था। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, यहीं पे एक हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसके लिए फेमस है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो ये भी राजा खारवेल के द्वारा उत्तीर्ण कराया गया था। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 22 जनवरी 2024 को हुआ था। जो राम लला की मूर्ति थी उसमें प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, 22 जनवरी 2024 को हुआ था, याद रखिएगा। जो रामलला की मूर्ति का निर्माणकर्ता हैं, जिन्होंने मूर्ति का निर्माण किया है, उनका नाम पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। उनका नाम है अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति को बनाया है। ठीक है। जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है यह नागर शैली में, इसको भी याद रखिएगा, नागर शैली में है। यह नागर शैली में यह मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार का नाम भी याद रखिएगा, चंद्रकांत सोमपुरा नाम है इनका, चंद्रकांत सोमपुरा। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम, गुड़गावा पुराना नाम है, गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम कहाँ पे है? तो हरियाणा में इसका अनावरण किया गया है। जो ये हॉस्पिटल बनाया गया है वो भीष्म परियोजना के तहत बनाया गया है।
भीष्म परियोजना के तहत इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। और इस हॉस्पिटल का नाम भी याद रखिएगा, हॉस्पिटल का नाम आरोग्य मैत्री एंड क्यूब दिया गया है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल का नाम है किस परियोजना के तहत बनाया गया है? भीष्म परियोजना के तहत। और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। ठीक है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में, इसका तेलंगाना में बनाया गया है। तेलंगाना में कहाँ? तो सिद्धिपेट में बनाया गया है, सिद्धिपेट में, तेलंगाना के सिद्धिपेट स्थान है, वहाँ पे बनाया गया है इस मंदिर को। 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है इटावा में की गई है। भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो इटावा में बनाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन मन योजना किस समूह वर्ग को लक्षित करती है? तो इसको याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री जन मन योजना शुरू की गई थी वो 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। ठीक है, 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी और यह आदिवासी जनजाति के लिए शुरू की गई थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कभी पूछा जाए कि जो प्रधानमंत्री जनमन है इसका फुल फॉर्म में क्या है? तो प्रधानमंत्री, तो जनमन का फुल फॉर्म होता है जनजाति, जनजाति आदिवासी, आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है महाअभियान। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2023 को की गई और यह आदिवासी जनजातियों के लिए है। किस राज्य ने घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और यह कौन क्रियान्वित करेगा? तो टाटा पावर के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम है? तो ये रैपिड रेल सेवा जो शुरू की गई थी अक्टूबर 2023 में शुरू की गई थी, नमो भारत नाम से, नमो भारत। तो इस रैपिड सेवा का क्या नाम है? नमो भारत नाम है। और ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? तो दिल्ली, फिर से गाज़ियाबाद और उसके बाद मेरठ। ठीक है, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ तक ये पहली रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है नमो भारत नाम से। ठीक है, देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर है बिहार है। बिहार सरकार के द्वारा पहला जाति आधारित सर्वे कराया गया है। पुराने भारतीय संसद भवन का क्या नाम रखा गया है? तो इसको याद रखिएगा, संविधान सदन नाम रखा गया है, संविधान सदन नाम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन है? तो जो 119वां सदस्य जो बना है वो कौन है? तो उसको याद रखिएगा, माल्टा है। 119वां सदस्य कौन है? माल्टा है। ठीक है, और इसकी शुरू जो ISA है या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी जो स्थापना हुई थी नवंबर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था और इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा में ही स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, जो माल्टा है, माल्टा की राजधानी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। माल्टा की राजधानी है वैलेटा। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। और ये हाईटेक जो HCL टेक है, HCL टेक की ये रोशनी नादर क्या है? अध्यक्ष हैं। तो इन्हीं को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। जो नागरिक सम्मान है उसका नाम भी याद रखिएगा, नाइट ऑफ द लीजन,
नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नाम है। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। और जो फ्रांसीसी में इसको कहा जाता है सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर। तो ये है सर्वोच्च, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, और इंग्लिश में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। गुट निरपेक्ष आंदोलन 2024 के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो जो गुट निरपेक्ष 2024 के राष्ट्राध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ था वो युगांडा में हुआ था। युगांडा में हुआ था। और युगांडा में कहाँ पे? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला, कंपाला में ही हुआ था। युगांडा 2024 से लेकर 2027 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष रहेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसके जनक कौन, किसको कहा जाता है? ये याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। इसके जनक कौन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी, जो 1955 में एक बैठक हुई थी, बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में हुआ था। तो यहीं से शुरुआत मानी जाती है गुट निरपेक्ष आंदोलन की। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ वो 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था। और बेलग्रेड कहाँ पे है? तो यूगोस्लाविया में है। ठीक है, यूगोस्लाविया में स्थित है। तो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अभी वर्तमान में कहाँ पे हुआ? तो ये युगांडा, कंपाला में हुआ था। युगांडा की राजधानी है कंपाला। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है अभी? तो 2024 से लेकर 2027 तक युगांडा ही इसका अध्यक्ष रहेगा। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, इसमें 2 व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है। एक के नटवर सिंह है, के नटवर सिंह, और MJ अकबर। इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। के नटवर सिंह और MJ अकबर के द्वारा लिखा गया है ए लाइफ इन 3 कैंपेन। ठीक है। उपन्यास एक्ट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है कानन गिल। कानन गिल हैं एक्ट ऑफ गॉड के लेखक। ठीक है। हाल ही में किस देश में 4000 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर है पेरू में है। और पेरू की राजधानी याद रखिएगा, लीमा है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। इसको भी याद रखिएगा। तो पेरू में 4000 वर्ष पुराने मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और ये कौन सी मुद्रा अपनाता है? तो ये सोल अपनाता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका सही आंसर है ये गोवा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो गोवा में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। अभी जो अम्बुबाची एक मेला लगा था, कहाँ पे लगा था बता सकते हैं आप लोग? अम्बुबाची मेला कहाँ पे? तो इसको याद रखिएगा, असम में कामाख्या मंदिर में। ठीक है। कुछ महोत्सव देख लेते हैं, जैसे हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे? हार्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में है। नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, अगर पूछा जाए पक्के हार्नबिल महोत्सव, पक्के हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चपचारकूट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? चपचारकूट महोत्सव तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, मिजोरम में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव कहाँ पे? तो उड़ीसा में। नुआखाई को भी आप याद रखिए। नुआखाई कहाँ पे? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में मनाया जाता है।
यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो है। नादिया कैल्विनो हैं यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष हैं। कौन है? नादिया कैल्विनो। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को प्रदान किया गया है नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024। अपसौर्य क्या है? पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी या पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी। अभी अपसौर्य की घटना घटित हुई है, तो अपसौर्य क्या है? तो अपसौर्य है कि पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर्य कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर्य कहा जाता है। तो ये अपसौर्य है, इसको अपहेलियन भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? अपहेलियन। तो अधिकतम दूरी अपहेलियन कहा जाता है और ये स्थिति 4 जुलाई को होती है सामान्यतः, लेकिन ये 3 से 6 जुलाई के बीच में अधिकतर घटित होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है 4 जुलाई, डेट फिक्स याद रखिएगा। अपहेलियन कब होता है? 4 जुलाई को। हालांकि ये 3 से 6 जुलाई के बीच में कभी भी होती रहती है। और पृथ्वी की न्यूनतम सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है या पेरीहेलियन कहा जाता है। पेरीहेलियन कहा जाता है और ये घटना होती है 3 जनवरी को। ठीक है, तो जो न्यूनतम दूरी है उसको उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर, और न्यूनतम जो दूरी है उस घटना को कहा जाता है पेरीहेलियन और अधिकतम दूरी को अपहेलियन। और जो अधिकतम दूरी है वो किस दिन होता है? तो 3 से 6 जुलाई के बीच में। और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। और पृथ्वी की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसको भी याद रखिएगा। जो पृथ्वी की चंद्रमा से जो न्यूनतम दूरी है उसको कहा जाता है पेरिगी। पेरिगी कहा जाता है, और इंग्लिश में भी पेरिगी लिख लीजिए, पेरिगी कहा जाता है। और जो पृथ्वी की चंद्रमा से अधिकतम दूरी है उसको कहा जाता है अपोगी। अपोगी कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे याद रखिएगा, प्रोफेसर BR कम्बोज को ये अवार्ड दिया गया है। प्रोफेसर BR कम्बोज हैं जिनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य है जिसने सिविल कोड लागू किया है। जो सिविल कोड है या समान नागरिक संहिता है वो जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, भाग 4 में हैं। तो भाग 4 के अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 जो है, अनुच्छेद 44 में सिविल कोड की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं या देश हैं उन वहाँ क्या मित्र वन स्थापित किए जाएंगे। तो जो उत्तर प्रदेश के कितने सीमावर्ती राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, एक देश है नेपाल। तो ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नेपाल। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो 8 राज्यों में पहले एक तो केंद्र शासित है, दिल्ली आ गया, फिर हरियाणा है, राजस्थान है, फिर हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, उसके बाद बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो ये सब राज्य
उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है, और एक देश है नेपाल जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।